हिंदी साहित्य लेक्चर 97। रीति काव्य। रीति काव्य में अगर हम ललित कलाएं के बारे में देखें तो ललित कलाओं में दो चीज़ें हैं, एक है चित्रकला और एक है संगीत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ललित कलाओं में कला क्या होता है। कला दो प्रकार से हैं, एक है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला का मतलब है बेचने के उद्देश्य से उपयोगी कला है जो वो बेचने के उद्देश्य से होता है, और जो ललित कला है वो कलात्मकता के उद्देश्य से होता है। ललित कला को इंग्लिश में फाइन आर्ट भी बोलते हैं। तो ललित कलाओं में हो गया चित्रकला और संगीत। चित्रकला में जैसे सुनहरी पानी ये है, और संगीत में रीत काव्य है। रीत काव्य में जैसे संगीत में ग्वालियर में हिंदुस्तानी संगीत है। तो समाज शैली को ही मिथ कथन शैली कहते हैं। समाज शैली को ही मिथ कथन शैली कहते हैं। अब हम देखते हैं रीत काल का नामकरण। तो रीत काल के नामकरण में पहला पॉइंट है अलंकृत काल। अलंकृत काल तो मिस्र बंधु ने अलंकरण के आधार पर इसे अलंकृत काल कहा। उदाहरण है यद्यपि ... अलंकृत काल में पहला पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा को समेटा नहीं। लक्षण ग्रंथ परंपरा को समेटा नहीं। दूसरा पॉइंट है रीत मुक्त के साथ न्याय नहीं। रीत मुक्त के साथ न्याय नहीं। और तीसरा पॉइंट है रसवाद ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है कला काल। भागी इसमें हैं भागीरथ मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। भागीरथ मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। इन्होंने कला को ज़्यादा महत्व दिया संवेदना की अपेक्षा। तीसरा नाम है रीतिकाल, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में दिया। तो रीत काल में पहला पॉइंट है रीत मुक्त कविता इसमें समाहित नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा शामिल है। रीत काल में पहला पॉइंट है रीत मुक्त कविता इसमें समाहित नहीं होगी, और दूसरा पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा शामिल है। और तीसरा पॉइंट है शुक्ल जी कवियों ने खुद कहा रीत परंपरा के अर्थ में। शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों ने इसे खुद रीत काल कहा रीत परंपरा के अर्थ में। रीत का मतलब श्रृंगार, ठीक। चौथा नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल का नाम श्रृंगार काल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें श्रृंगार काल में श्रृंगार केंद्र में है। दूसरा पॉइंट है रीत मुक्त कविता इसमें समाहित है, और तीसरा पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा शामिल नहीं हो रही है, ठीक। अब हम देखें वर्ग 5 में। वर्ग 5 है रीतकालीन काव्य में श्रृंगार का स्वरूप। रीतकालीन काव्य में श्रृंगार का स्वरूप। तो इसमें पहला पॉइंट है रीत काल के केंद्र में श्रृंगार चेतना है, और यही कारण है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। फिर से पढ़ूंगा, रीत काल के केंद्र में श्रृंगार चेतना है, और यही कारण है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि विषय वस्तु की दृष्टि से रीत काल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इस काल में श्रृंगार दो प्रकार के हैं। पहला वह जो पद्माकर जैसे रीतबद्ध और बिहारी जैसे रीत सिद्ध कवियों में दिखता है, और दूसरा वह जो घनानंद जैसे रीत मुक्त कवियों में दिखता है। तीसरा पॉइंट है रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्य में श्रृंगार, जिसमें का पॉइंट है देह मूलक भोग मूलक
तो इसमें एग्जाम्पल है गुलगुली डॉट 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 अंग अंग डॉट डॉट डॉट। खा पॉइंट है वियोग काफ़ी कम है और जो है उसमें गहराई कम है। वियोग काफ़ी कम है और जो है उसमें गहराई कम है। उदाहरण है इति आवत डॉट डॉट डॉट। चौथा पॉइंट है रीत मुक्त काव्य में श्रृंगार की चेतना इसकी एकदम उलट है। रीत मुक्त काव्य में श्रृंगार की चेतना इसकी एकदम उलट है। इसमें का पॉइंट है भावनाओं के स्तर पर प्रेम। भावनाओं के स्तर पर प्रेम यानी अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। खा पॉइंट है संयोग से ज़्यादा वियोग पक्ष पर बल। संयोग से ज़्यादा वियोग पक्ष पर बल यानी प्रेम के पीर की कविता। प्रेम के पीर की कविता। उदाहरण है यह कैसो डॉट डॉट डॉट। और पांचवा पॉइंट है जरूरी हो तो ये वाला बिंदु लिखें। कौन सा बिंदु लिखना है? रीत काल के केंद्र में श्रृंगार क्यों रहा। रीत काल के केंद्र में श्रृंगार क्यों रहा, जिसमें का पॉइंट है दरबारी माहौल की वजह से। खा पॉइंट है युद्धों की अनुपस्थिति। गा पॉइंट है भक्ति काल की लंबी अवधि के बाद समाज को आध्यात्मिक विषयों से विरक्ति तथा सांसारिक विषयों में रुचि। भक्ति काल की लंबी अवधि के बाद समाज को आध्यात्मिक विषयों से विरक्ति तथा सांसारिक विषयों में रुचि। ठीक, अगर हम बात करें अभी जो रीतकालीन काव्य है तो इसका मतलब है सारे रीत काव्य। रीतकालीन काव्य का मतलब है सारे रीत काव्य। रीत काव्य को ही रीतबद्ध या रीत सिद्ध कहते हैं। ठीक, रीत जो है रीतकालीन काव्य, रीतकालीन काव्य के अंतर्गत ही रीतिबद्ध और रीतकालीन काव्य के अंतर्गत रीत काव्य आता है और रीत काव्य में रीतिबद्ध और रीत सिद्ध काव्य आता है। ठीक, अब हम देखते हैं रीतकालीन काव्य और दरबार। तो रीतकालीन काव्य और दरबार में पहला पॉइंट है इसके उत्तर में, जहाँ भक्त काल की कविता दरबार से दूरी बनाकर चलती है वहीं रीतकाल के कवि अपने आदिकालीन वरिष्ठों की तरह दरबार में शरण लेते हैं। रीतकाल की तीनों प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीत सिद्ध व रीत मुक्त के साथ साथ रीत इतर काव्य में भी दरबार का प्रभाव दिखता है। दूसरा पॉइंट है दरबार का इतना महत्व क्यों। तो दरबार का इतना महत्व क्यों में का पॉइंट है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों में है कवियों की राजाओं पर निर्भरता। कवियों की राजाओं पर निर्भरता। खा पॉइंट है कवियों की महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें दरबार पर ज़्यादा आश्रित बनाती हैं। कवियों की महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें दरबार पर ज़्यादा आश्रित बनाती हैं। तीसरा पॉइंट है रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्य पर दरबार का प्रभाव। रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्य पर दरबार का प्रभाव। इसमें का पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा की शुरुआत। खा पॉइंट है देह मूलक श्रृंगार का कविता के केंद्र में होना। गा पॉइंट है राजाओं की अति संयुक्तिपूर्ण प्रशंसाएं। राजाओं की अति संयुक्तिपूर्ण प्रशंसाएं। और घा पॉइंट है कविता का जनजीवन से दूर होना। कविता का जनजीवन से दूर होना। जैसे उदाहरण है गुलगुली डॉट डॉट डॉट। चौथा पॉइंट है रीत मुक्त कवियों पर दरबार का प्रभाव। रीत मुक्त कवियों पर दरबार का प्रभाव, जिसमें का पॉइंट है इनको भी दरबार में रहना अच्छा लगता था। इनको भी दरबार में रहना अच्छा लगता था। उदाहरण है ठाकुर सो कवि भावत मोही। ठाकुर सो कवि भावत मोही जो राजसभा में बड़ापन पावे। जो राजसभा में बड़ापन पावे। खा पॉइंट है किंतु ये कवि
अपने प्रेम की प्रामाणिकता के लिए दरबार से समझौता नहीं करते, किंतु ये कभी अपने प्रेम की प्रामाणिकता के लिए दरबार से समझौता नहीं करते। घनानंद की कहानी इसमें उदाहरण। ठीक। 5वां पॉइंट है निष्कर्ष। कुल मिलाकर रीतकाल में कविता और दरबार के बीच गहरा और अविच्छेद्य संबंध है, जिसे किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया है। उदाहरण है, भूप से लसत कवि, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरु आनो है। फिर से पढ़ूंगा, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरु आनो है। ठीक। अब देखते हैं रीतकालीन काव्य में अलंकृति। रीतकालीन काव्य में अलंकृति। तो इसमें पहला पॉइंट है, रीतकाल कला की प्रधानता का युग है और अलंकरण इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। मिश्र बंधु ने तो इस काल को अलंकृत काल कहकर ही पुकारा है। दूसरा पॉइंट है, अलंकरण की प्रवृत्ति दो प्रकार की है। एक, वह जो रीतबद्ध व रीतकाल सिद्ध में दिखती है, जिसमें है बिहारी व पद्माकर, और दूसरी वह जो रीत मुक्त काव्य यानी घनानंद में दिखती है। तीसरा पॉइंट है, रीतिबद्ध और रीत सिद्ध में अलंकरण। इसमें का पॉइंट है, इनका मानना है कि कविता भाव के स्तर पर कितनी भी महान है, अलंकरण के बिना उसकी महानता संदिग्ध ही रहती है। उदाहरण है जदापि ... केशोदास का। खा पॉइंट है, शब्दालंकारों के प्रति अत्यधिक मोह। उदाहरण है गुलगुली ... चिरजियो ... भरी रही भनक भनक ... ये 3 उदाहरण हैं। गा पॉइंट है, अर्था अलंकार भी आए हैं, किंतु गहराई से ज़्यादा चमत्कार का भाव है। उदाहरण है इत आवत ... और एक उदाहरण है पतरा ... उजास। चौथा पॉइंट है, रीत मुक्त काव्य में अलंकरण। रीत मुक्त काव्य में अलंकरण। इसमें का पॉइंट है, अलंकरण यहाँ भी है, किंतु वे भावों की गहराई व्यक्त करने के लिए आते हैं, कोरे चमत्कार के लिए नहीं। फिर से बोलूँगा, अलंकरण यहाँ भी है, किंतु वे भावों की गहराई व्यक्त करने के लिए आते हैं, कोरे चमत्कार के लिए नहीं। उदाहरण है उजरनी बसी अखियन में ... खा पॉइंट है शब्दालंकार। उदाहरण है तुम कौन पढ़े ही लल्ला, तुम कौन पढ़े ही लला। गा पॉइंट है, ठाकुर जैसी कवियों ने अलंकरण की उस यांत्रिक प्रकृतियों का विरोध किया है जो रीतिबद्ध या रीत सिद्ध कवियों के यहाँ दिखाया गया है। ठाकुर जैसे कवियों ने अलंकरण की उस यांत्रिक प्रकृतियों का विरोध किया है जो रीतिबद्ध या रीत सिद्ध कवियों के यहाँ दिखाया गया है। 5वां पॉइंट है, रीत इतर काव्य में अलंकरण। रीति इतर काव्य में अलंकरण। इसमें का पॉइंट है, नीति काव्य में लोक जीवन के उपमाओं का भरपूर प्रयोग हुआ है। रीत काव्य में लोक जीवन के उपमाओं का भरपूर प्रयोग हुआ है। उदाहरण है अपनी पहुँच बिचारी ... लंबी सौर। खा पॉइंट है, वीर काव्य में अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का भरपूर प्रयोग। वीर काव्य में अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का भरपूर प्रयोग। उदाहरण है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ... अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या रीतकाल की विशेषताएं। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा, दूसरा पॉइंट है श्रृंगार की केंद्रीयता, तीसरा पॉइंट है दरबारी सामंती जीवन दृष्टि का प्रभाव, दरबारी सामंती जीवन दृष्टि का प्रभाव, चौथा पॉइंट है अलंकारों तथा चमत्कारों के प्रति मोह, अलंकारों तथा चमत्कारों के प्रति मोह, पांचवा पॉइंट है भक्ति, नीति और वीरता की कविता का गौड़ प्रवृत्तियों के रूप में उपस्थित होना, भक्ति, नीति और वीरता की कविता का गौड़ प्रवृत्तियों के रूप में उपस्थित होना, और छठा पॉइंट है मुक्तक परंपरा का अभूतपूर्व विकास, मुक्तक परंपरा का अभूतपूर्व विकास, और सातवां पॉइंट है ब्रज भाषा का चरम विकास, ब्रज भाषा का चरम विकास और उसका अखिल भारतीय काव्य भाषा बन जाना, ब्रज भाषा का चरम विकास और उसका अखिल भारतीय काव्य भाषा बन जाना। उदाहरण है भिखारी दास का, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास न अनुमानो, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बोली है सो जानिए, ऐसे ऐसे कविन की बोली है सो जानिए। अब एक क्वेश्चन है दूसरा, रीतकालीन काव्य की उपलब्धियाँ, रीतकालीन काव्य की उपलब्धियाँ। इसके आंसर में पहला पॉइंट है संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान परंपरा को लोक भाषा में रूपांतरित करके जनसाधारण को उपलब्ध कराया, संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान परंपरा को लोक भाषा में रूपांतरित करके जनसाधारण को उपलब्ध कराया, इसे बोलते हैं लक्षण ग्रंथ परंपरा। दूसरा पॉइंट है काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन मनोरंजन भी होता है, काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन मनोरंजन भी होता है, यह दायित्व रीति काव्य ने बखूबी निभाया, यह दायित्व रीति काव्य ने बखूबी निभाया। उदाहरण है कहत नटट डॉट डॉट डॉट। तीसरा पॉइंट है ब्रज भाषा जो ब्रज क्षेत्र की भाषा थी उसे अखिल भारतीय काव्य भाषा बना दिया, उसे अखिल भारतीय काव्य भाषा बना दिया। उदाहरण है ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासी डॉट डॉट डॉट। चौथा पॉइंट है मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे अच्छा विकास, मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे अच्छा विकास। उदाहरण है बतरस लालच लाल की डॉट डॉट डॉट। पांचवा पॉइंट है शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य का उच्चतम स्तर, शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य का उच्चतम स्तर। उदाहरण है भरी रही भनक भनक डॉट डॉट डॉट। छठा पॉइंट है पहली बार स्वतंत्र नीति काव्य का विकास, पहली बार स्वतंत्र नीति काव्य का विकास। उदाहरण है अपनी पहुँच बिचारी डॉट 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 सौर, और दूसरा उदाहरण है पानी बाढ़ो नाव में डॉट डॉट डॉट। सातवां पॉइंट है आदिकाल की तुलना में व्यापक भावनाओं से युक्त वीर काव्य, आदिकाल की तुलना में व्यापक भावनाओं से युक्त वीर काव्य। उदाहरण है डॉट 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 शेर शिवराज। आठवां पॉइंट है रीत मुक्त काव्य ने कविता को जो सम्मान दिया वह भी अनूठा है, रीत मुक्त काव्य ने कविता को जो सम्मान दिया वह भी अनूठा है। उदाहरण है लोग है लागी कवित बनावत, लोग है लागी कवित बनावट डॉट डॉट डॉट। अब एक और क्वेश्चन है रीतकालीन काव्य की सीमाएं, रीतकालीन काव्य की सीमाएं। इसके आंसर में पहला पॉइंट है यह कविता दरबारों और सामंतों के प्रति जवाबदेह रही, जनता और उनकी समस्याओं के प्रति नहीं। दूसरा पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा में मौलिक विकास नहीं, सिर्फ अनुकरण हुआ। तीसरा पॉइंट है प्रबंध काव्यों की परंपरा का विकास नहीं के बराबर हुआ,
प्रबंध काव्यों की परंपरा का विकास नहीं के बराबर हुआ। चौथा पॉइंट है अलंकरण और चमत्कार के मोह में कविता का भाव पक्ष कमजोर हो गया। पांचवा पॉइंट है यह कविता पाठक को नैतिक उत्कर्ष नहीं अपकर्ष की ओर ले जाती है। छठा पॉइंट है ब्रज भाषा का विकास तो हुआ किंतु भक्ति काल जैसा भाषाई वैविध्य नहीं बचा। ब्रज भाषा का विकास तो हुआ किंतु भक्ति काल जैसा भाषाई वैविध्य नहीं बचा। दूसरा क्वेश्चन है रीतकालीन काव्य में लोक जीवन। रीतकालीन काव्य में लोक जीवन, जिसमें पहला पॉइंट है रीतकाल पर सामान्य आक्षेप यह है कि इस काल की कविता का लोक जीवन से तादात्म्य नहीं था। इस काल की कविता सिर्फ दरबारों के प्रति जवाबदेह थी, लोक जीवन के प्रति नहीं। सच कहें तो यह आरोप पूरी तरह सत्य नहीं है। रीतकालीन काव्य का गंभीर अनुशीलन करके उसमें लोक जीवन की उपस्थिति को रेखांकित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्य में लोक जीवन। रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्य में लोक जीवन, इसके पक्ष में तर्क है। पक्ष में तर्क में पहला पॉइंट है संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान लोक भाषा में प्रस्तुत हुआ। संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान लोक भाषा में प्रस्तुत हुआ। दूसरा पॉइंट है नायक नायिका राजसी नहीं मध्यवर्गीय हैं। नायक नायिका राजसी नहीं मध्यवर्गीय हैं। उदाहरण है कहत नटट ... तीसरा पॉइंट है लोक उत्सवों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। लोक उत्सवों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण है या अनुराग करे ... चौथा पॉइंट है राजनीतिक व्यंग्य, जिसमें है स्वार्थ सुकृति। पांचवा पॉइंट है पारिवारिक जीवन की विसंगतियों पर चोट। पारिवारिक जीवन की विसंगतियों पर चोट। उदाहरण है कहत न देवर की कुमति ... छठा पॉइंट है सामाजिक विसंगतियों पर चोट। सामाजिक विसंगतियों पर चोट। उदाहरण है जपमाला ... अब विपक्ष में तर्क बात करें। विपक्ष में तर्क, तो इसमें पहला पॉइंट है राजसी वर्ग के प्रति जवाबदेही। राजसी वर्ग के प्रति जवाबदेही। दूसरा पॉइंट है जैसे भोग विलास को इन कवियों ने प्रोत्साहित किया है वह लोक जीवन को अराजक बना सकता है, इसलिए ये कवि कहीं कहीं खुद अपराध बोध से भरे नजर आते हैं। उदाहरण है छाड़ी आपनो भौन तुम। छाड़ी आपनो भौन तुम मौन कौन के जात। मौन कौन के जात। पर रस चाहे पर किया। पर रस चाहे पर किया ताजी आपौ। ताजी आपू गुण गोत। ताजी आपू गुण गोत्र। तीसरा पॉइंट है नागरता का भाव प्रबल है, ग्रामीणों का मजाक उड़ाया है। उदाहरण है नागरी विविध विलास तजी ... अब मेन पॉइंट में तीसरा पॉइंट है रीत मुक्त में लोक जीवन। रीत मुक्त में लोक जीवन, जिसमें पक्ष में है एकनिष्ठ और सहज प्रेम पर बल। एकनिष्ठ और सहज प्रेम पर बल। उदाहरण है अतिशूधो स्नेह को मार्ग है। अतिशूधो स्नेह को मार्ग है ... विपक्ष में है दरबार से लड़ते हैं। दरबार से लड़ते हैं किंतु समाज में नहीं जाते हैं। दरबार से लड़ते हैं किंतु समाज में नहीं जाते हैं। इसमें उदाहरण है घनानंद का ए रूप राधे राधे ... और चौथा पॉइंट है रीति इतर काव्य में लोक जीवन। रीति इतर काव्य में लोक जीवन, जिसमें पक्ष में का पॉइंट है
संत कवियों ने नारी को सम्मान दिया। संत कवियों ने नारी को सम्मान दिया। उदाहरण है नारी जननी जगत की डॉट 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 दोष। खा पॉइंट है वीर काव्य में वीरता का उद्देश्य व्यापक है। वीर काव्य में वीरता का उद्देश्य व्यापक है। उदाहरण है तेज तब अंश पर डॉट डॉट डॉट। गा पॉइंट है स्वतंत्र नीति काव्य का विकास। स्वतंत्र नीति काव्य का विकास जो लोक जीवन से गहरे स्तर पर जुड़ा है। स्वतंत्र नीति काव्य का विकास जो लोक जीवन से गहरे स्तर पर जुड़ा है। उदाहरण है अपनी पहुँच विचारी के डॉट 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 सौर। अब विपक्ष में तर्क बात करें तो विपक्ष में तर्क में है सूफी काव्य में सांप्रदायिकता की बू आने लगी है। सूफी काव्य में सांप्रदायिकता की बू आने लगी है। इसमें उदाहरण है नूर मोहम्मद का जहां इस्लामी मुख डॉट डॉट डॉट। अब हम बात करें एक नए क्वेश्चन के उत्तर में। तो क्वेश्चन है रीत काल का प्रतिनिधि कवि कौन है, घनानंद या बिहारी। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है प्रतिनिधि कवि होना और सर्वश्रेष्ठ कवि होना दो अलग बातें हैं। प्रतिनिधि कवि उसे कहा जाना चाहिए जिसके काव्य में उस दौर की सभी या अधिकांश विशेषताएं शामिल हों। बिहारी और घनानंद दोनों निसंदेह श्रेष्ठ कवि हैं। दोबारा से इतना पढ़ता हूँ, प्रतिनिधि कवि होना और सर्वश्रेष्ठ कवि होना दो अलग बातें हैं। प्रतिनिधि कवि उसे कहा जाना चाहिए जिसके काव्य में उस दौर की सभी या अधिकांश विशेषताएं शामिल हों। बिहारी और घनानंद दोनों निसंदेह श्रेष्ठ कवि हैं। अपने अपने तरीके से दोनों रीतकाल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। किंतु विचारणीय प्रश्न ये है कि किसके काव्य में प्रतिनिधित्व का अनुपात अधिक है। दूसरा पॉइंट है बिहारी में का पॉइंट है बिहारी प्रतिनिधि कवि हैं, जिसमें पहला पॉइंट है क्योंकि श्रृंगार केंद्र में। दूसरा पॉइंट है ब्रज भाषा का प्रयोग। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार का देह मूलक स्वरूप। चौथा पॉइंट है दरबारीपन तथा सामंतीपन। पांचवा पॉइंट है हर कविता काव्य शास्त्र से सुसंगत है। और छठा पॉइंट है मुक्तक में चमत्कार करने की शैली। और खा पॉइंट है बिहारी प्रतिनिधि कवि नहीं हैं, जिसमें पहला पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा में शामिल नहीं है, जो इस काल की विशिष्ट और विभेदन परंपरा है। लक्षण ग्रंथ परंपरा में शामिल नहीं है, जो इस काल की विशिष्ट और विभेदन परंपरा है। दूसरा पॉइंट है वीर काव्य, नीति काव्य आदि परंपराओं से उसका कोई सरोकार नहीं। वीर काव्य, नीति काव्य आदि परंपराओं से उसका कोई सरोकार नहीं। तीसरा पॉइंट है घनानंद। तीसरा पॉइंट है घनानंद। घनानंद में का पॉइंट है प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि है में पहला पॉइंट है दरबार। दूसरा पॉइंट है ब्रजभाषा। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार। चौथा पॉइंट है मुक्तक। और पांचवा पॉइंट है समाज से सीधा संबंध नहीं। खा पॉइंट है प्रतिनिधि कवि नहीं हैं, जिसमें पहला पॉइंट है लक्षण ग्रंथ परंपरा में शामिल नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रेम भक्ति जैसा पवित्र है। प्रेम भक्ति जैसा पवित्र है, जो रीत काल के सामान्य प्रेम से भिन्न है। और तीसरा पॉइंट है दरबार में होकर भी दरबारी नहीं। दरबार में होकर भी दरबारी नहीं। अब चौथा पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में है लक्षण ग्रंथ परंपरा की दृष्टि से
दोनों में से कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, किंतु यदि उस बिंदु को छोड़ दें तो घनानंद ज़्यादा महान है, किंतु बिहारी ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। तो इस तरीके से लेक्चर नंबर 97 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 98 क्वेश्चन है यूपीएससी में, क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर सूर तुलसी शशि उड़मन केशव दास, अब के कवि खगदोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि उड़मन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तहाँ करे प्रकाश। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, सूर तुलसी और केशव के काव्य की महानता से, सूर तुलसी और केशव के काव्य की महानता से प्रभावित होकर किसी अज्ञात कवि द्वारा लिखा गया निम्न दोहा हिंदी साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध है। सूर सूर डॉट डॉट डॉट। दूसरा पॉइंट है, इस दोहे में सूरदास को सूर्य के समान, तुलसीदास को चंद्रमा के समान, केशवदास को सितारों के समान, केशवदास को सितारे के समान तथा आजकल के कवियों को जुगनुओं के समान बताया गया है। किसी समीक्षक की विशेष दृष्टि में यह मूल्यांकन समुचित हो सकता है, किंतु हिंदी साहित्य की सामान्य समझ इस मूल्यांकन का समर्थन नहीं करती। पॉइंट तीसरा है, जहाँ तक सूरदास का सूर्य होने का प्रश्न है, वे वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में सचमुच सूर्य हैं। वाग्य वैदग्ध्य, अलंकार योजना और संगीतात्मकता के स्तर पर भी उन्हें सूर्य मानने में विशेष समस्या नहीं है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि वे हिंदी साहित्य में निरपेक्षता सर्वश्रेष्ठ हैं तो उचित नहीं होगा। यदि लोकमंगल की साधनावस्था की नज़रिए से देखें तो या फिर भाषाई वैविध्य और प्रबंध काव्य की खोज करें तो सूर्य के काव्य में निराशा ही हाथ लगती है। चौथा पॉइंट है, तुलसीदास को चंद्रमा कहना और सूरदास को सूर्य कहना ठीक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि काव्य की अधिकांश कसौटियों पर तुलसीदास सूर्य से बेहतर सिद्ध होते हैं। उनकी समन्वय चेतना, लोकमंगल की साधनावस्था, अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक, तार्किक यथार्थ को समझने की सूक्ष्म दृष्टि, उनका प्रबंध कौशल, अनुप्रास की बादशाहत, ध्वन्यात्मकता की चरम उपलब्धि, भाषाई वैविध्य, चरित्र योजना की बारीकियाँ, ये सभी विशेषताएं मिलकर तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सिरमौर बनाती हैं। और हाँ, सिर्फ वात्सल्य और श्रृंगार की बात करें तो सूरदास सूर्य हैं और तुलसी उनसे पीछे हैं। पांचवा पॉइंट है, केशवदास की महानता भी अविवाद्य है, किंतु उन्हें तुलसी और सूर्य के टक्कर का कवि मानना उचित प्रतीत नहीं होता। संवाद योजना में वे निर्विवादता इन दोनों कवियों से भी श्रेष्ठ हैं। आचारत्व और छंद वैविध्य की दृष्टि से भी उनका महत्व मानना जरूरी है, किंतु समग्रता में देखें तो उनका काव्य उतना श्रेष्ठ नहीं है। अगर तुलसी और सूर्य की टक्कर में किसी कवि को रखना ही है तो कबीर, जायसी, घनानंद बेहतर नाम है। छठा पॉइंट है, आजकल के कवियों को जुगनू के समान कहना अस्वीकार्य है। यदि काल का संदर्भ वर्तमान को माने तो पिछले 1.5 शताब्दियों के आधुनिक काल में
ऐसे कई कवि हुए हैं जिन्होंने खुद को कालजयी सिद्ध किया है। मैथिली शरण गुप्त, निराला, प्रसाद, मुक्तिबोध, अज्ञेय और नागार्जुन जैसे कवियों को किसी भी सूरत में जुगनू कहकर टाला नहीं जा सकता है। अब देखते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है रीतकाल एक सामाजिक और ऐतिहासिक आवश्यकता। रीतकाल एक सामाजिक और ऐतिहासिक आवश्यकता। तो रीतकाल एक सामाजिक में है समाज आध्यात्म से ऊब चुका था, अब उसे सामाजिक विषयों में लीन होने की इच्छा थी। तो रीतकाल एक सामाजिक में लिखेंगे समाज आध्यात्म से ऊब चुका था, अब उसे सामाजिक विषयों में लीन होने की इच्छा थी। और अगर रीतकाल एक सामाजिक और ऐतिहासिक आवश्यकता, तो ऐतिहासिक में अगर देखें तो मुग़ल शासन की मजबूती, छोटे राजाओं की बेरोजगारी, युद्ध बंद हो गए तो श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मुग़ल शासन की मजबूती, छोटे राजाओं की बेरोजगारी, युद्ध बंद हो गए तो श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब देखते हैं यूपी पीसीएस और बीपीएससी 3 में। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन नंबर 8 और बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी की रस रीति काव्य परंपरा। हिंदी की रस रीति काव्य परंपरा, जिसमें पहला पॉइंट है रीतकाल जिस विशिष्ट परंपरा की वजह से जाना जाता है उसे ही रस रीति कहते हैं। लक्षण ग्रंथों की परंपरा यानी रीतिबद्ध काव्य तथा उन पर आधारित कविताओं की परंपरा यानी रीति सिद्ध काव्य, इन दोनों ने ही काव्य शास्त्र के जिस संप्रदाय का अनुसरण किया वह रस संप्रदाय है। दूसरा पॉइंट है रीतकाल के अधिकांश आचार्य कवियों ने रस नीति को समझाने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र या अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टोलट्ट आदि के चिंतन को आधार नहीं बनाया, बल्कि आचार्य जयदेव और आचार्य अप्पय दीक्षित जैसे परिवर्ती आचार्यों के ग्रंथों, चंद्रालोक और कुवलयानंद को आधार बनाया और अपने रस रीति को स्पष्ट किया। रस रीति पर आधारित प्रमुख रीति ग्रंथ इस प्रकार हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कवि कुल। काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कवि कुल, ये चिंतामणि त्रिपाठी का है। केशव दास का है रसिक प्रिया। भिखारी दास का है काव्य निर्णय। कुलपति का है रस रहस्य। मतीराम का है ललित लालाम, रसराज। और देव का है भाव विलास। पद्माकर का है जगद विनोद। तीसरा पॉइंट है कुछ अन्य कवियों ने रस रीति के संबंधों में लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु अपनी कविताओं में रस रीति का अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग किया। रीत सिद्ध कवि बिहारी का ग्रंथ बिहारी सतसई इस दृष्टि से बेजोड़ है। उन्होंने श्रृंगार रस के सभी पक्षों को इतनी गहराई से अपनी कविताओं में पिरोया है कि एक अज्ञात कवि ने उन्हीं के बारे में लिखा, जो कोई रस नीति को समझे चाहे सार, जो कोई रस नीति को समझे चाहे सार, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगार। पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगार। रीति कवियों की रस रीति परंपरा में रस वैविध्य अधिक नहीं है, क्योंकि वे श्रृंगार पर केंद्रित हैं। श्रृंगार का भी संयोग पक्ष ही ज़्यादा प्रबल है और उसमें भी सबसे अधिक महत्व अनुभाव योजना का है, ना कि विभावों या संचारी भावों का। मुक्तक परंपरा के भीतर रहते हुए दरबारी श्रोताओं को प्रसन्नचित्त रखते हुए रसात्मकता को साधने का अकेला तरीका यही था।
बिहारी का निम्नलिखित दोहा इस रस रीति का चरम बिंदु है। कहत नटत रेझट डॉट डॉट डॉट। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि रीत काव्य की मौलिक उद्भावनाएं। रीत काव्य की मौलिक उद्भावनाएं, जिसके उत्तर में केशवदास का है अनियोक्ति अलंकार, परछन्न आदि, और दूसरे कवि हैं देव। उसके बाद उत्तर में है आचार्य कवियों द्वारा की गई मौलिक उद्भावनाओं की चर्चा कीजिए और मूल्यांकन में बताएं कि ठीक ठाक ही है। ठीक। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे एक विशेष अर्थ में लक्षण ग्रंथ परंपरा भी मौलिक उद्भावना ही है। एक विशेष अर्थ में लक्षण ग्रंथ परंपरा भी मौलिक उद्भावना ही है। फिर अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन श्रृंगार काव्य एक खास वर्ग के लिए था, किंतु फिर भी इसका आकर्षण समाज के हर वर्ग में बना रहा, क्यों? तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है 3 वर्षों के बाद लोक रुचि बदलकर सांसारिक विषयों में होने लगी थी। दूसरा पॉइंट है नायक नायिका मध्य वर्ग के हैं, अतः पाठक से तादात्म्य। तीसरा पॉइंट है लोक उत्सव आदि का वर्णन जो पाठक को अपील करता है, या अनुराग की होली वाला जो है वो उदाहरण। चौथा पॉइंट है अद्भुत बिंब और अनुभवों की सघनता के कारण प्रभाव गहरा पड़ता है, उदाहरण है कहत नटत रेझत डॉट डॉट डॉट। और पांचवा पॉइंट है राजसी परिवारों या जीवन को देखने की प्रवृत्ति आम तौर पर सब में होती है। ठीक। अब शुरू करते हैं एक नया काल, जिस काल का नाम है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में पहला है भारतेंदु युग। तो सबसे पहले इसका प्रश्न देखते हैं भारतेंदु युग का। पहला प्रश्न है भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। क्या इस काल को भारतेंदु युग कहना उचित लगता है? 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु और उनका मंडल, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है एक रचनाकार के तौर पर भारतेंदु अपने युग के सबसे सफल व्यक्ति हैं। उनके साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत करें, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है संपादक भारतेंदु या कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र मैगजीन, 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट और उनका साहित्य, 1.5 स्टार। छठा प्रश्न है हिंदी प्रदीप का महत्व, 2 स्टार। सातवां प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र और उनका साहित्य, 1.5 स्टार। आठवां प्रश्न है ब्राह्मण पत्र का महत्व, 2 स्टार। नौवां प्रश्न है भारतेंदु युगीन साहित्य जिंदा दिली, भारतेंदु युगीन साहित्य जिंदा दिली का साहित्य है, 2 स्टार। 10वां प्रश्न है हिंदी नए चाल में ढली 1873 में टिप्पणी, 2 स्टार। 11वां प्रश्न है नव जागरण से आप क्या समझते हैं? यह पुनरुत्थान और पुनर्जागरण से कैसे अलग है? भारतेंदु युगीन साहित्य में किन अर्थों में नव जागरण का साहित्य है? 12वां प्रश्न है क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतेंदु युगीन साहित्य में आधुनिकता और मध्यकालीनता का द्वंद्व हर स्तर पर दिखाई देता है? चर्चा करें, 2.5 स्टार। 13वां प्रश्न है भारतेंदु युग और भाषाई द्वैत, 1 स्टार। ठीक। भारत दुर्दशा में नव जागरण वाला उत्तर लिखें। भारतेंदु युग लिखते रहें बार बार। ठीक। इस वाले प्रश्न में अब देखते हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी कौन है? ओम जय जगदीश हरे आरती के लेखक हैं। शुरू करते हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का काल सीमा की बात करें
तो सबसे पहले भारतेंदु का जन्म होता है 1850 में। इन्होंने लेखन स्टार्ट किया 1867 से और इनका मृत्यु हो गई 1885 में। 1850 में जन्म, 1867 से लेखन, 1885 में मृत्यु। भारतेंदु युग के अगर नामकरण की बात करें तो नामकरण दो प्रकार से हैं, एक है साविशेष और एक है निर्विशेष। साविशेष नामकरण की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में कारण है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साविशेष नामकरण में प्रवृत्ति के कारण है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र में जो भारतेंदु मंडल है उनमें नाम है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु मंडल में 8 कवि हैं। कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास और चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन। ठीक, अब बात करें अगर भारतेंदु युग में, तो भारतेंदु युग को लेकर कन्फ्यूजन क्या है कि राजभक्ति या राजविरोध। दूसरा है मध्यकालीनता या आधुनिकता। तो भारतेंदु युग को लेकर कन्फ्यूजन 4 चीज़ों में है। पहला है राजभक्ति या राजविरोध, दूसरा है मध्यकालीनता या आधुनिकता, तीसरा है भाषा का द्वंद्व और चौथा है गद्य या पद्य। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 98 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 99। बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना की है। इनकी आलोचना इन्होंने 2 आधार पर की है, एक सैद्धांतिक आलोचना और एक व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना का मतलब है प्रतिमान बनाना, सिद्धांत या नियम बनाना, प्रतिमान बनाना, सिद्धांत या नियम बनाना। और व्यवहारिक आलोचना का मतलब है इन प्रतिमानों तथा सिद्धांतों या नियमों के आधार पर आलोचना करना। ठीक, और सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत भारतेंदु से हुई। भारतेंदु के नाटक नामक निबंध से सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत हुई। व्यवहारिक आलोचना की अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की है। ठीक, अब प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र ने भी निबंध लिखा है और इनके निबंध 2 प्रकार से है, एक वैचारिक निबंध और एक ललित निबंध। वैचारिक निबंध में गंभीरता होती है, एक विषय होता है और इसमें तर्क या वितर्क या तथ्य होते हैं। जबकि ललित निबंध जो है ये भाव प्रधान होता है, ये व्यक्तित्व व्यंजक होता है और इसमें आत्म व्यंजक भी होता है। वैचारिक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा बालकृष्ण भट्ट का भी नाम आ सकता है। वहीं ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। अब बात करें भारतेंदु युग में भाषाई द्वैत। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है सामान्यतः किसी भी साहित्यिक युग में कविता और गद्य की भाषा एक ही होती है। जैसे रीतकाल ब्रजभाषा और वर्तमान में खड़ी बोली, किंतु भारतेंदु युग में एक विचित्र अंतर विरोध दिखता है, क्योंकि वहाँ कविताएं ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी, जबकि गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था। दूसरा पॉइंट है जहाँ तक गद्य की बात है उसमें खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर कोई विवाद नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत से ही यह सहमति बन गई थी कि गद्य के लिए खड़ी बोली ब्रजभाषा से बेहतर है। इसमें आरंभिक भूमिका
ईसाई मिशनरियों और भारत के धार्मिक सुधार आंदोलनों की थी। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों लल्लू लाल और सदन मिश्र तथा राजा शिव प्रसाद व लक्ष्मण सिंह ने भी खड़ी बोली को गद्य भाषा के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। भारतेंदु मंडल के लेखकों को इस प्रश्न पर कोई दुविधा भी नहीं थी, अतः सभी ने खड़ी बोली में ही गद्य लिखा। प्रसिद्ध लेखकों के कुछ गद्य रचनाओं व अखबारों का जिक्र करें। तीसरा पॉइंट है, मूल विवाद कविता की भाषा को लेकर था। भारतेंदु मंडल के अधिकांश कवि मानते थे कि खड़ी बोली में वह लोच, कलात्मकता और मधुरता नहीं है जो ब्रज भाषा में है। उनका द्वंद्व यह था कि एक कठोर भाषा में कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है। प्रताप नारायण मिश्र और राधा चरण गोस्वामी खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के विरुद्ध थे। स्वयं भारतेंदु भी इसी संबंध में दुविधाग्रस्त थे। उन्होंने लिखा है, मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि ब्रज भाषा में कविता करना उत्तम होता है। चौथा पॉइंट है, यही कारण है कि इस काल के अधिकांश कवि ब्रज भाषा में ही कविता करते रहे। चित चैत की चांदनी ... स्वयं भारतेंदु ने अपने नाटकों में संवाद खड़ी बोली में लिखे और गीत प्रायः ब्रज भाषा में। मध्वा पीले पागल जीवन ... ये भारत दुर्दशा का है उदाहरण। इसके बावजूद यह जरूर है कि भारतेंदु सहित कुछ रचनाकारों ने खड़ी बोली में भी कविता लिखने का प्रयास किया। शुरुआती प्रयोग के तौर पर ये प्रयास काबिले गौर है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा ... रामविलास शर्मा ने भारतेंदु की निम्नलिखित खड़ी बोली कविता का विशिष्ट उल्लेख किया है। खोल खोल छाता चले, खोल खोल छाता चले, लोग सड़क के बीच, कीचड़ में जूते धसे जैसे अध में नीच। अध मतलब पाप। खोल खोल छाता चले, लोग सड़क के बीच, कीचड़ में जूते धसे जैसे अध में नीच। पांचवा पॉइंट है, यह भाषाई द्वैत द्विवेदी युग में समाप्त हुआ क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में और श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और श्याम सुंदर दास के सक्रिय सहयोग से खड़ी बोली को ही काव्य भाषा मान लिया गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके उत्तर में पहला पॉइंट है, भारतेंदु युग मध्यकाल और आधुनिक काल के मध्य बिंदु पर अवस्थित है। इसके एक तरफ रीत काल का दरबारी और चमक दमक भरा साहित्य है तो दूसरी ओर नवजागरण चेतना से भरा वह साहित्य जिसमें इह लौकिक चिंताएं और सामाजिक राजनीतिक प्रश्न केंद्र में है। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि इस काल में कवि गहरे द्वंद्व और उलझन में दिखते हैं। उनका एक पैर उन्हें पीछे की ओर खींचता है तो दूसरा पैर आगे की ओर। विभिन्न पक्षों में फैले हुए इसी द्वंद्व को भारतेंदु युग के संबंध में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, एक तरफ मध्यकाल के मुताबिक भक्ति भावना है तो दूसरी ओर ईश्वर भक्ति का नया रूप जिसमें प्रार्थना का उद्देश्य देश का संकर निवारण करना है। उदाहरण है मध्यकाल का,
जय जय हरि राधा रस केली, जय जय हरि राधा रस केली डॉट डॉट डॉट। मैं हाय हाय ध्याय डॉट 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 प्रभु डॉट 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 अवभूतल हरिये डॉट डॉट डॉट। तीसरा पॉइंट है, एक तरफ रीतकाल की श्रृंगार प्रधान समस्या पूर्तियों का अनुकरण तो दूसरी ओर समस्या पूर्तियों में ही आधुनिक विषयों का समाहार, जिसमें रीतकाल में एग्जाम्पल है चित चैत की चांदनी डॉट डॉट डॉट, हम केवल लेक्चर में तेज डॉट डॉट डॉट। चौथा पॉइंट है, एक तरफ राजभक्ति तो दूसरी तरफ अंग्रेजी राज के कवियों पर चोट। उदाहरण है डॉट 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 विक्टोरिया रानी। एक और उदाहरण है सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। पांचवा पॉइंट है, एक तरफ मध्यकाल की भाषा ब्रज भाषा के प्रति लगाव तो दूसरी ओर आधुनिक भाषा खड़ी बोली में शुरुआती प्रयास किया, जिसमें ब्रज भाषा का उदाहरण है प्रिय प्यारे तिहारे निहारे डॉट डॉट डॉट। अब खड़ी बोली का उदाहरण है खोल खोल छाता चले डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द। तो महत्वपूर्ण शब्द में है कृतित्व। कृतित्व का मतलब है किसी लेखक की रचनाओं का परिचय। प्रहसन का मतलब है नाटक का एक हास प्रहास रूप। यावनिक का मतलब है यवन संस्कृति से लिया हुआ कुछ भी। व्यापगत का मतलब है किसी का समाप्त हो जाना। समावेदन का मतलब है समयक रूप से आवेदन करना। अब देखते हैं यूपीपीसीएल में क्वेश्चन नंबर 2 है, 2017 में पूछा गया था। उसका उत्तर में है रीतकाल भारतेंदु काल में बना रहा, इसको साबित करने के तरीके। पहला पॉइंट है श्रृंगार भक्ति की खूब कविताएं यहाँ भी हैं। दूसरा पॉइंट राजभक्ति की परंपरा यहाँ भी है। तीसरा पॉइंट समस्या पूर्ति शैली भारतेंदु युग में भी चल रही है। चौथा पॉइंट ब्रज भाषा वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है। पांचवा पॉइंट मुक्तक वहाँ भी केंद्र में था और यहाँ भी है। रीतकाल भारतेंदु काल में नहीं बना रहा, इसका विरोध करने के तरीके। इसमें पहला पॉइंट है श्रृंगार भक्ति देश के लिए भक्ति। जो श्रृंगार भक्ति है वो देश के लिए भक्ति। दूसरा पॉइंट है राजभक्ति है तो राज विरोध भी है। तीसरा पॉइंट समस्या पूर्ति में आधुनिक विषय भी शामिल हो गए हैं। और चौथा पॉइंट है ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली के प्रयोग भी चल रहे हैं। पांचवा पॉइंट है मुक्तक के साथ थोड़ा बहुत प्रबंध भी है। अब निष्कर्ष है संक्रमण काल के साहित्य में ऐसा हमेशा होता है कि दोनों युगों की विशेषताएं साथ साथ होती हैं। कुछ रीतिवादी हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही हैं, क्योंकि भारतेंदु युग रीतकाल से भी आगे निकलने का साहित्य है, ना कि रीतकाल का अनुकरण है। अब बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके उत्तर में पहला पॉइंट है ऊपर वाले प्रश्न का सारा योगदान बताएं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस काल ने संक्रमण की पीड़ा को अपने ऊपर सहा, द्वंद्वों और दुविधाओं को झेला और अंत तक आते आते आधुनिकता और नवजागरण से युक्त
एक स्वस्थ दृष्टिकोण आगामी साहित्य को सौंपा। पहला पॉइंट है, इसमें पॉइंट है पहला, हिंदी पत्रकारिता। दूसरा पॉइंट है, हिंदी में कई नई विधाओं की शुरुआत। तीसरा पॉइंट है, साहित्य में नए तेवर जैसे आधुनिकता, नवजागरण आदि। चौथा पॉइंट है, खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोग। और पांचवा पॉइंट है, जिंदा दिली का साहित्य। अब देखते हैं एक नया युग, द्विवेदी युग। तो सबसे पहले संभावित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य और नवजागरण। 4 स्टार। तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में स्वच्छंदतावाद। 2 स्टार। चौथा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में सुधारवादी या आदर्शवादी स्तर। 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादन कला पर विचार करें और हिंदी साहित्य में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करें। 2 स्टार। छठा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, अभिधात्मकता और गद्यात्मकता। 1 स्टार। सातवां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त एवं उनकी कविता। 2 स्टार। आठवां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में स्त्री चेतना। 2 स्टार। नौवां प्रश्न है, हरिऔध और उनका काव्य। 1 स्टार। 10वां प्रश्न है, श्रीधर पाठक और उनका काव्य। 1 स्टार। ये जो 9 और 10वां प्रश्न था, श्रीधर और उनका काव्य, हरिऔध और उनका काव्य, यह पाठ्यक्रम में नहीं है। चलिए शुरू करते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 तक माना जाता है। उस समय की अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में स्वदेशी आंदोलन हो रहे थे। 1906-07 में कांग्रेस में टूट यानी स्वराज पार्टी बनी। 1906 में मुस्लिम लीग बना या गठित हुआ। स्वच्छंदतावादी परंपरा, अब 2 इसमें परंपरा है द्विवेदी युग में, एक है स्वच्छंदतावादी परंपरा और दूसरा है अनुशासनवादी परंपरा। अब देखते हैं इनमें कौन कौन कवि आते हैं। स्वच्छंदतावादी परंपरा में श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, 3 लोगों का नाम आता है। श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, ये 3 लोग स्वच्छंदतावादी परंपरा में आते हैं। अनुशासनवादी धारा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर का नाम आता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, ये लोग अनुशासनवादी धारा में आते हैं। नवजागरण का मतलब सांस्कृतिक से है। नवजागरण का मतलब है सुधारवाद, ठीक। स्वच्छंदतावाद शुक्ल जी ने इसमें 2 लोगों को बताया है। शुक्ल जी स्वच्छंदतावाद में 2 लोगों के ऊपर हाथ रखकर खड़े हो गए, मतलब इनका करिया चौपट कर दिया। तो कौन कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी ने दोनों पर, एक तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर और छायावाद में रहस्यवाद पर हाथ रखकर खड़े हो गए। फिर स्वच्छंदतावाद में एक है नामवर सिंह जो हैं वो स्वच्छंदतावाद तथा छायावाद में विरोध नहीं, स्वच्छंदतावाद छायावाद में परिवर्तित हो गया। नामवर सिंह कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद तथा छायावाद में विरोध नहीं, स्वच्छंदतावाद छायावाद में परिवर्तित हो गया। अब जानते हैं स्वच्छंदतावाद है क्या। स्वच्छंदतावाद वह आंदोलन है जो पश्चिम में
जीन जैक रूसो की वैचारिक प्रेरणा से शुरू हुआ था और विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की कविताओं में पहली बार व्यक्त हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की समुचित पुस्तक का नाम लिटिकल बैलेट्स है, जिसमें ऐसी प्रगीतात्मक रचनाएं जिसमें कहानी कही गई है। अब देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की परिभाषा। कविता तीव्र भावों का सहज उच्छलन है। कविता तीव्र भावों का सहज उच्छलन है जिसे शांत क्षणों में एकत्र किया जाता है। बात करें नारी की, तो नारी दो हैं, एक ऐतिहासिक और एक पौराणिक। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त ने 3 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। एक है साकेत, एक है यशोधरा, एक है विष्णु प्रिया। साकेत में के 8वें सर्ग में इन्होंने कैकेयी के बारे में लिखा है और साकेत का 9वां सर्ग जो है वो उर्मिला विरह पर है। उर्मिला विरह में एक गीत है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। ये साकेत का 9वां सर्ग है जिसमें उर्मिला विरह है और उसी का एक गीत है। दूसरी रचना है यशोधरा। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी के बारे में है। और तीसरी रचना है विष्णु प्रिया, जिसमें चैतन्य प्रभु विष्णु प्रिया के पति हैं उनके बारे में है। यानी प्रत्यक्त नारी जो हैं उर्मिला, यशोधरा और विष्णु प्रिया, तो इन तीनों के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। प्रत्यक्त नारी उर्मिला, यशोधरा और विष्णु प्रिया के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 99 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 100। महत्वपूर्ण शब्द। अभिसत, अभिपुसत मतलब होता है इच्छा। स्तुत्य मतलब होता है जिसकी पूजा या प्रार्थना हो, अर्थात ईश्वर। स्तुत्य मतलब होता है जिसकी पूजा या प्रार्थना हो, अर्थात ईश्वर। अभिशप्त का मतलब है जिसे अभिशाप मिला हो। आकृष्ट का मतलब है जो किसी के प्रति आकर्षित हो। अब देखते हैं भारत भारती में अतीत खंड के छंद। भारत भारती में है अतीत खंड के छंद। इसमें 2 छंद है। पहला छंद है, था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला। था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला। ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध, साचे पर ढला। ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध, साचे पर ढला। फिर से पढ़ता हूँ। था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला। ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध, साचे पर ढला। और दूसरा छंद है, ईसा मुहम्मद आदि का जग में। ईसा मुहम्मद आदि का जग में था तब भी पता। ईसा मुहम्मद आदि का जग में था तब भी पता। कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। अब 3 शब्द हैं, इतवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता और अभिधात्मकता। इतवृत्तात्मकता इतवृत्त से मिलकर बना है। इतवृत्त का मतलब है वर्णन या विवरण। वर्णन या विवरण का मतलब है जो जैसा है वैसा बताना। दूसरा है गद्यात्मकता। गद्यात्मकता का संबंध लय से है। लय जो है वो वाक्य विन्यास की दृष्टि से व्याकरण नियम भंग हों तब बनता है। लय क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से
व्याकरण नियम भंग हो तब बनता है। लय 3 प्रकार से हैं, एक है अभिधा, एक है लक्षणा और एक है व्यंजना। नहीं सॉरी, गद्यात्मकता मतलब लय से है, लय का मतलब है वाक्य विन्यास की दृष्टि से व्याकरण नियम भंग हो। अब आता है अभिधात्मकता। अभिधात्मकता में 3 चीज़ें आती हैं, 3 शब्द, एक है अभिधा, एक है लक्षणा और एक है व्यंजना। अभिधा का मतलब है ठीक वही अर्थ निकले, यानी जो कहा जाए ठीक वही अर्थ निकले। जैसे उदाहरण है गिलास में पानी है, तो ये अभिधा है। इसे प्रसाद गुण भी कहते हैं कि जो कहा जाए वही अर्थ निकले। लक्षणा में है, इसमें मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे आँख में पानी है। व्यंजना क्या है, जिसमें वाक्यार्थ और शब्दार्थ में अंतर, जिसमें वाक्यार्थ और शब्दार्थ में अंतर हो पर बाधा नहीं है। जैसे उदाहरण है जिसको जल्दी थी वो चले गए। ठीक, तो अभिधात्मकता जो है ये सपाट बयानी होती है। एक और शब्द है उपदेशात्मकता। उपदेशात्मकता का मतलब है जब कोई कवि समाज को नैतिक आदेश देने के मूड में आ जाए, जब कोई कवि समाज को नैतिक आदेश देने के मूड में आ जाए। अब देखते हैं द्विवेदी युग में सुधारवाद या आदर्शवाद। द्विवेदी युग में सुधारवाद या आदर्शवाद, तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है 1900 से 1918 का समय भारत में सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण की सघनता का समय है। स्वदेशी आंदोलन से खिलाफत आंदोलन के बीच का यह युग, स्वदेशी आंदोलन से खिलाफत आंदोलन के बीच का यह युग भारतीय समाज के लिए नए आदर्श और प्रतिमान गढ़ने का सघन काल है। चूँकि इस युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध मर्यादावाद व लोकमंगलवाद के समर्थक हैं और साहित्य को रीतवाद के पंख से बाहर निकालना चाहते हैं। यही कारण है कि इस कविता में हर तरफ सुधारवाद की चेतना दिखाई पड़ती है। दूसरा पॉइंट है सुधार की चेतना किन रूपों में, जिसमें का पॉइंट है साहित्य के क्षेत्र में रीतवाद और मनोरंजन से मुक्ति, विषयों के वैविध्य और लोकमंगलकारी भाव पर बल, विषयों के वैविध्य और लोकमंगलकारी भाव पर बल। उदाहरण है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए ... दूसरा उदाहरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन का उदाहरण है यमुना के किनारे केली ... खा पॉइंट है नारियों की स्थिति में सुधार होना चाहिए, जिसमें नारी हैं राधा, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, कैकेयी। गा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की चेतना किन रूपों में, गा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। घा पॉइंट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अंगा पॉइंट है देश की राष्ट्रभाषा एक होनी चाहिए। और चा पॉइंट है सांप्रदायिकता सौहार्द होना चाहिए। इसका उदाहरण इन सब का जो अभी गा घा अंगा चा बोला गया, इसका उदाहरण भारत भारती में मिलेंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है द्विवेदी युग के प्रेरणा स्रोत। तो द्विवेदी युग के प्रेरणा स्रोत में उत्तर में है पहला पॉइंट नवजागरण आंदोलन। दूसरा पॉइंट है स्वाधीनता संघर्ष, स्वाधीनता के मूल्य से स्वच्छंदतावाद का उभरना, स्वाधीनता के मूल्य से स्वच्छंदतावाद का उभरना। और तीसरा पॉइंट है द्विवेदी जी का अनुशासनवादी व्यक्तित्व व लोकमंगलवादी नजरिया। और चौथा पॉइंट है मध्य वर्ग के उदय के कारण पाठ्य विधाओं का केंद्र में आना,
जिससे उपन्यास, कहानी और निबंध का तीव्र विकास हुआ। फिर से चारों पॉइंट बोलूँगा द्विवेदी युग के प्रेरणा स्रोत में। पहला पॉइंट है नवजागरण आंदोलन। दूसरा पॉइंट है स्वाधीनता संघर्ष, मतलब है स्वाधीनता के मूल्य से स्वच्छंदतावाद का उभरना। तीसरा पॉइंट है द्विवेदी जी का अनुशासनवादी व्यक्तित्व व लोक मंगलवादी नज़रिया। और चौथा पॉइंट है मध्य वर्ग के उदय के कारण पाठ्य विधाओं का केंद्र में आना, जिससे उपन्यास, कहानी और निबंध का तीव्र विकास हुआ। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 100 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 101 भारत भारती उद्बोधन काव्य। इसमें पॉइंट है भारत भारती में उद्बोधन काव्य। उद्बोधन काव्य मतलब प्रेरणा देने वाला काव्य, जैसे मुसलमानों का मुसद्दस काव्य। उद्बोधन भारत भारती उद्बोधन काव्य है। उद्बोधन काव्य का मतलब है प्रेरणा देने वाला काव्य, जैसे मुसलमानों का मुसद्दस काव्य। मुसद्दस काव्य में हाली, नौजा, कैफी, हाली, नौजा, कैफी के बारे में बताया गया है। बौद्धों को लेकर इनका भाव, भारत भारती में बौद्धों को लेकर इनका भाव। हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा, हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा, घोर नास्तिक ही रहे, संभले न हम फिर आर्य भी, इस भांति विषयों में बहे। फिर से पढ़ूंगा। हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा, हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा, घोर नास्तिक ही रहे, संभले न हम फिर आर्य भी, इस भांति विषयों में बहे। फिर पॉइंट है यद्यपि सनातन धर्म की ही अंत में जय जय रही, भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भयावही। यद्यपि सनातन धर्म की ही अंत में जय जय रही, भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भयावही। यहाँ पे शंकर का मतलब शंकराचार्य से है। इस्लाम को लेकर इनका भाव, तो इस्लाम को लेकर इनके भाव में है जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाए गए, जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाए गए, बल से असंख्य आर्यों इस्लाम में लाए गए, बल से असंख्य आर्यों इस्लाम में लाए गए। अकबर के बारे में क्या लिखा? अकबर के बारे में है हम कम कीर्त अकबर की नहीं, कम कीर्त अकबर की नहीं, सत्य शासकों की ख्याति में, कम कीर्त अकबर की नहीं, सत्य शासकों की ख्याति में, शासक ने उसके सम सभी होंगे, शासक ने उसके सम सभी होंगे किसी भी जाति में। गोवध यानी गाय को मारने के मामले में क्या है? गोवध मिटाने को कहाँ वह पूर्वजों की घोषणा, गोवध मिटाने को कहाँ वह पूर्वजों की घोषणा, सोचो कहाँ या हिंदुओं के धर्म धन की शोषणा, सोचो कहाँ या हिंदुओं के धर्म धन की शोषणा। अब देखिए भारत भारती, तो भारत भारती में 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अतीत खंड में है प्राचीन काल में भारत बहुत महान था, प्राचीन काल में भारत बहुत महान था। भविष्य खंड में है कि देश कैसा होना चाहिए। और वर्तमान खंड में है कि भारत की दशा खराब क्यों हुई, भारत की दशा खराब क्यों हुई, कौन सी दशा? तो मतलब भारत की दशा खराब क्यों हुई, इसके आंतरिक कारण हैं और बाह्य कारण हैं। आंतरिक कारण में कमजोरियां और बौद्ध धर्म, जैन धर्म हैं, और बाह्य कारण में इस्लामी आक्रमण और ब्रिटिश आक्रमण हैं। संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है भारत भारती की संवेदना पर विचार करें, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है भारत भारती नवजागरण चेतना का उत्कृष्ट काव्य है, सिद्ध करें, 4 स्टार। तीसरा प्रश्न है क्या आप भारत भारती में गुप्त जी के नज़रिए से सहमत हैं या उनमें कुछ कमियां देख पाते हैं?
वर्तमान के आलोक में भारत भारती का मूल्यांकन कीजिए, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है भारत भारती के शिल्प पर विचार करें, चौथाई स्टार। पांचवा प्रश्न है भारत भारती के ही कारण मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि पद के अधिकारी हैं, विचार करें, 2 स्टार। अब चलिए आंसर 3 लिखते हैं। आंसर 3 क्या है? प्रश्न मैथिली शरण गुप्त का नज़रिया और कमियां। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है इतिहास बोध एक आयामी है जिसमें प्राचीन अतीत के महानता दिखी है, कमियां नहीं। सोए हुए समाज का उद्बोधन करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। दूसरा पॉइंट है रचना भारतीयों को संबोधित न होकर हिंदुओं को संबोधित है, लगभग यही त्रुटि भारतेंदु ने भी की थी। हालांकि दोनों लेखकों ने आगे चलकर हिंदू शब्द का अर्थ भारतीय ही बताया। भारतेंदु ने बलिया वाले भाषण में और गुप्त जी ने हिंदू नामक कविता में, किंतु धर्म विशेष के प्रति झुकाव आ ही जाता है। इस्लाम, ईसाईयत और बौद्ध धर्म की आलोचना भी कठोर मात्रा में है। तीसरा पॉइंट है गुप्त जी के दृष्टिकोण के केंद्र में आर्य हैं, सभी भारतीय नहीं। संभव है कि वे ऐसा न सोचते हों, किंतु आर्य शब्द के बारंबार प्रयोग से यह भाव उभरता है कि आचार्य समुदाय उनकी राष्ट्रीय योजना का हिस्सा नहीं है। स्त्रियों को लेकर गुप्त जी का जो नज़रिया यशोधरा, साकेत और विष्णु प्रिया में दिखता है, वैसी प्रगतिशीलता भारत भारती में नहीं है। वे स्त्रियों की तारीफ तो करते हैं, किंतु यह वैचारिकी प्रतिसत्तात्मक ढांचे के भीतर ही पल्लवित होती है, स्त्रियों को स्वतंत्र रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करती। चौथा पॉइंट है निष्कर्ष। आज आलोचना करना आसान है, लेखन काल की दृष्टि से देखें तो नज़रिया प्रगतिशील ही था। अब देखें राष्ट्रकवि पद के अधिकारी। तो राष्ट्रकवि पद के अधिकारी में पहला पॉइंट है राष्ट्रकवि कोई औपचारिक पदवी या पदनाम नहीं है। यह उन कवियों को सम्मान देने का एक सांकेतिक तरीका है जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्र में जन जागरण की इच्छा पैदा करते हैं और जनता व साहित्य के बीच की दूरी को पाटते हैं। इस प्रकार के विशिष्ट योगदान के कारण ही मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रकवि की कसौटियाँ और गुप्त का मूल्यांकन। पहला पॉइंट है इसमें उस कवि के साहित्य की मूल चिंता राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए और उसके साहित्य का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति में सहायक होना चाहिए। इस कसौटी पर खरे उतरते हैं ये दोनों। दूसरा पॉइंट है कवि की अभिव्यक्ति शैली ऐसी होनी चाहिए कि वह सिर्फ कवि की अभिव्यक्ति शैली ऐसी होनी चाहिए कि वह सिर्फ सुशिक्षित और अभिजात वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि जनसाधारण को भी प्रभावित करने में समर्थ हो। हाँ, इनकी भाषा से तो दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी सीखी है, मतलब कि इस पे भी खरे उतरते हैं। तीसरा पॉइंट है उस कवि की चेतना किसी विशेष समुदाय, धर्म तक सीमित न हो, बल्कि राष्ट्र के विभिन्न समुदायों, धर्मों व जातियों को एक साथ लेकर चलने में सक्षम हो। दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें विराट समन्वय चेतना हो।
अगर इस कसौटी पर आज के निगाह से गुप्त जी खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनकी दृष्टि हिंदू केंद्रित, आर्य केंद्रित और पुरुष केंद्रित रही है। किंतु दो कारणों से उन्हें इस बिंदु पर सफल माना जा सकता है। का बिंदु है, आज की चिंतन पद्धति से यह कमियां भले ही समझ में आती हों, आज की चिंतन पद्धति से यह कमियां भले ही समझ में आती हों, उस काल में प्रायः चिंतन की वही परिधि थी। फिर चूंकि उनके पाठक प्रायः हिंदू और पुरुष ही थे, अतः एक झुकाव इस कारण से भी रहा होगा। दूसरा पॉइंट, थोड़ा बहुत संकुचित नज़रिया होने के बावजूद उनका निष्कर्ष यही है कि अतीत में जो हुआ सो हुआ, भविष्य में सब कुछ मिलजुल कर होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, सब प्रेम हिल मिल कर चलो ... अब देखते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके उत्तर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी दर्शन का प्रभाव। इसके उत्तर में भूमिका है, मैथिली शरण गुप्त के लेखन का लंबा समय महात्मा गांधी के समानांतर रहा है। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय चेतना पर ऐसा प्रभाव था कि उनके समकालीन किसी भी कवि का पूर्णतः निरपेक्ष रह पाना असंभव था। गुप्त जी पर यह प्रभाव अधिक विशिष्ट है, क्योंकि गांधी और उनकी मूल्य चेतना वैष्णवी संस्कारों से निर्मित हुई है। पॉइंट है इसमें अगला, गांधी वैष्णव वेदांती थे, प्रकृति में ईश्वर देखते थे, शाकाहार और जीव दया के समर्थक थे। ऐसी ही भावना गुप्त जी में भी दिखती है। अकबर महान था, गोवध तथा कुछ दिन के लिए पशु बलि पर रोक, भारत भारती में जिक्र है इसका। कवि नरहरि की कविता बुनकर गोवध बंद किया तथा 2 जैन के बातों से प्रभावित होकर पशु बलि बंद किया था। हरविजय सूरी तथा जयचंद सूरी। उर्मिला ने सैनिकों को अहिंसक होने को कहा है। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें, गांधी नव्य वेदांती भी थे, अर्थात जगत को ईश्वर की निर्मिति होने के बाद भी सत्य मानते थे। गुप्त जी भी जगत की उसी सत्यता पर ध्यान देते हैं। साकेत में एक उदाहरण है ... मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अगला पॉइंट है, हृदय परिवर्तन का मूल्य। हृदय परिवर्तन के मूल्य में है, साकेत में कैकेयी का हृदय परिवर्तन पश्चाताप। साकेत में कैकेयी का हृदय परिवर्तन पश्चाताप। साकेत में उदाहरण है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत जैसा भाई। अगला पॉइंट है स्वावलंबन। स्वावलंबन में है, सीता वन में है, चरखा काटती हैं, खुरपी और कुदाल लेकर खुद खेती करती हैं। 8वां सर्ग है साकेत का उदाहरण में, औरों के हाथों यह नहीं पलती हूँ, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। अगला पॉइंट है, गांधी जी साहित्य को सप्रयोजन मानते थे। गुप्त जी ने भी कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ... अगला पॉइंट है, गुप्त जी का गांधी से अंतर भी है। गुप्त जी का गांधी से अंतर भी है। गांधी मशीनों के या यंत्रों से उत्पादन के समर्थक नहीं थे, किंतु गुप्त जी थे।
उदाहरण है मवस्थित खंड में मवस्थित खंड में उदाहरण है भव्य यंत्रों के बिना ... तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 101 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है।